नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, नमी खोते रिश्ते। अगर मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी मेरी माँ का देखा, संजोया और संवारा हुआ एक स्वप्न है, तो इसमें अतिशयोक्ति कुछ भी नहीं। मैं उसकी इच्छाओं, आकांक्षाओं का एक ही तरह से अनुवाद हूँ। मेरी बेहतरी से जुड़ी किसी भी बात को वह ऐसे सुनती जैसे किसी ध्यान में लीन हो। मेरे गांव आने की खबर सुनकर वह पहले मेरा मनपसंद खाना बनाती, फिर मंदिर के पीछे वाले हिस्से के एक कोने में बैठकर नजरें सड़क पर गड़ा देती। उसे इस तरह बैठा देख घर के सभी लोग समझ जाते कि मैं घर पहुंचने वाला हूँ। पिताजी माँ के ध्यान को भंग करते हुए कहते, अरे वह शाम तक आएगा, अभी कब तक ऐसे बैठी रहोगी। माँ कुछ नहीं कहती, शायद कुछ सुनती ही नहीं, या कि सुनकर अनसुना करती। वह तो इलाहाबाद से आती उन रोडवेज बसों को निहारती रहती जिसमें से किसी एक पर बैठकर उसका बेटा आने वाला है। वह हर आती हुई बस को उम्मीद से देखती। वह तब तक यूं ही बैठी रहती जब तक कि मुझे किसी बस से उतरते हुए देख न ले। मुझे उसकी यह इंतजार वाली आदत बड़ी खराब लगती। इसका तोड़ मैंने यह निकाला कि मुझे जिस दिन घर पहुंचना होता, उसके अगले दिन की सूचना पिताजी को फोन पर देता। जैसे कि अगर मुझे सोमवार को घर पहुंचना होता तो मैं मंगलवार बताता, और एक दिन पहले पहुंच माँ को अचंभित कर देता। लेकिन माँ मेरी इस चाल को जल्द ही समझ गई। ऐसा कई बार हुआ कि मैं बिना सूचना दिए घर पहुंचा, लेकिन सड़क से घर की तरफ नजर जाते ही मंदिर के पास माँ इंतजार में बैठी मिली। एक बार मैंने माँ से पूछा भी कि उन्हें कैसे पता चलता है कि मैं आने वाला हूँ। वह मुस्कुराते हुए कहती, इसी कोख में 9 महीने तुझे पाला है, मुझे पता नहीं चलेगा। माँ की इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता। सचमुच कुछ सवाल लाजवाब होते हैं। वैसे माँ का पूरा जीवन ही एक लंबे इंतजार की दास्तान रही। इस इंतजार के बीच ही एक दिन अचानक वह मौत के वीराने में कहीं खो सी गई। उसके जाने के बाद मैं उस शब्द की दुनिया से बेदखल कर दिया गया जिसमें मेरी सारी ऊर्जा अंतर्निहित थी। मैं माँ कहना चाहता था, लेकिन माँ कहाँ थी। वह तो जा चुकी थी, लौट कर फिर न आने के लिए। उसका जाना मेरे अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट था। उसके जाने के साल 2 साल तक मुझे यह लगता रहा कि मैं धोखेबाजी से भरे संबंधों के बीच एक निरर्थक व्यक्ति की तरह हूँ। आसपास के लोग खींच पैदा करते, मुझे लगता कि मैं बीमार हूँ। पिताजी मेरी हालत समझते, माथे पर कभी यूं ही हाथ फेरते हुए पूछते, क्या हुआ है। मैं भी अनमने मन से कहता, कुछ नहीं, यह भी कोई जवाब है। वह कहते और उठकर चले जाते, क्योंकि वे इस कुछ नहीं को अच्छी तरह समझते थे। अब माँ नहीं है, लेकिन मैं उससे ही घिरा रहता हूँ। इस घेरे के बाहर की दुनिया में होकर भी नहीं होता। इस दुनिया में आग्रह बहुत थे, पर मेरी अपनी समस्याएं थी जिनसे निकल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे यह बात भी समझ में आ गई कि जीवन की अपनी कुछ कड़ी शर्तें होती हैं, अपने विधि विधान होते हैं। हम चाहें या ना चाहें, हमें उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। दरअसल जिंदगी अपने आप में एक अर्थहीन, रंगीन और गंधहीन वस्तु है। इसमें राग, रंग और अर्थ हमें भरने पड़ते हैं। ऐसे प्रयासों से ही जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। ऐसी ही बातों से उलझते, इन्हें समझते नींद की नीम बेहोशी में विचारों की सघनता कम होती, फिर जकड़ा हुआ मस्तिष्क सुकून की सांस लेता। यह नींद भी कितनी सुंदर वस्तु है। जिंदगी के सारे चिंतन पर एक लापरवाही भरी फीकी सी मुस्कान। उन दिनों उदासी से भरे दिन और बूझती हुई अकेली शामों को मैं चुपके चुपके रोता, माँ से शिकायत करता कि मुझे अकेले छोड़कर उसने बहुत गलत किया। उससे लौटने की मिन्नतें करते हुए हिचकियां फूट पड़ती, सांसें भारी हो जाती, किसी की आहट से तंद्रा टूटती और मैं उस सजिंदगी के माहौल से खुद को निकालते हुए तेज कदमों से सड़क या खेतों की तरफ निकल जाता। उन दिनों जब शून्य में देखता तो आंखों में मोह के सूते होते। बहुत से सवाल, बेचैनी, शिकायतें, क्या नहीं होता, बस माँ नहीं होती। उस दिन पिताजी फिर मेरे पास आए और माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, हमारे लिए हमेशा सबसे बड़ा प्रश्न हमारे होने के अर्थ का है। किसी अपने के देखे हुए स्वप्न को सजाने संवारने का है, दर्द को भूलकर उम्मीद को जगाने और अपनों की प्रार्थनाओं का मोल चुकाने का है। तुम समझ रहे हो ना। यह कहते हुए उनकी आंखें डबडबा गई।
मैं हाँ में सिर हिलाते हुए उनसे लिपट गया। पिता की आंखों से बरसती करुणा ने सारी विकलताओं को धो दिया। माँ के अधूरे सपनों को अंजाम तक पहुंचाना था। उसके इन अधूरे सपनों के बहाने मेरे अंदर बहुत सी संभावनाएं प्रतिफलित हुई। माँ ने मुझे फिर संभावनाओं से भर दिया था। उसकी यादों के उजाले में मैं खुद को समेटते हुए फिर उठ खड़ा होता हूँ। अपनी पीठ पर उसके ममता भरे हाथ को महसूस करता हूँ तो भीतर की बंजर जमीन हरी हो जाती है। माँ की छुअन के साथ ऐसा ही होता है। माँ की जिंदगी में जितना बड़ा सच इंतजार था, उतना ही बड़ा सच संघर्ष भी रहा। वह लड़ना जानती थी, इसलिए शिकायत नहीं करती। वह समस्याओं से शेरनी की तरह लड़ती थी। घर बाहर की अनगिनत लड़ाइयों को उसे लड़ते और लड़कर जीतते हुए मैंने देखा है। मुझे लगता है कि अगर उसे ऐसे संघर्ष करते हुए नहीं देखता तो उसके सपनों, उसकी उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतर पाता। उसके संघर्ष ने मुझे भी तपाया था। वह ममता और करुणा से भरी किसी संबंध जैसी थी। अपनी सीमाएं जानती और अक्सर चुप रहती, लेकिन झूठ और अन्याय के खिलाफ जब वह खड़ी हो जाती तो उसका सामना कोई नहीं कर पाता। वैसे भी सच का सामना कठिन होता है। वैसे तो स्मृतियों में माँ से जुड़ी कई घटनाएं ताजा है, लेकिन वो एक घटना बड़ी खास थी। मैं कोई 9 या 10 साल का था। संयुक्त परिवार बिखर चुका था, अतः पिताजी नौकरी के लिए मुंबई आ गए थे। गांव में मैं माँ के साथ था। घर परिवार के सभी लोग पुश्तैनी मकान में ही थे, लेकिन सबका चूल्हा अब अलग हो गया था। घर के कमरे भी सबके निर्धारित हो गए थे। जमीन भी बट गई थी, लेकिन बंटवारे के बाद भी रिश्तों का नमक बरकरार था। छोटे बड़े का लिहाज बरकरार था। इधर माँ कुछ परेशान सी लग रही थी। घर के पास वाले खेत में 2 कूले प्याज और 1 कूला धनिया लगी थी। उसी खेत में पानी भरने की कोई बात थी। माँ जब परेशान होती तो उसके चेहरे से कुछ रंग गायब हो जाते, लेकिन समस्या कैसी भी हो, वह अपने प्रभाव श्रृंखला का उपयोग कर कोई न कोई उपाय निकाल ही लेती। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर था। दरअसल बंटवारे के बाद मशीन घर वैसे तो पिताजी के बड़े ताऊ के हिस्से में था, लेकिन परिवार की वो जमीन जो घर के पास थी, उनमें पानी उसी मशीन से भरा जाता था, बिना किसी लेन देन या हिसाब के। इसी तरह कुएं, नलका, मंदिर और घर के आसपास की सामूहिक आबादी की साफ सफाई और मरम्मत का काम बड़े ताऊ जी ही करते थे। उनका मानना था कि बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, वो घर के बड़े हैं, अतः यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने बड़े ताऊ को छोटे ताऊ से कहते सुना था कि घर परिवार अपना है, छोटी मोटी घरेलू बातों को अधिक तूल नहीं देना चाहिए। हमें एक परिवार के रूप में छोटे बड़ों का आदर करना चाहिए। जैसे कहीं आग लगी हो और तुम्हारे पास खौलता हुआ पानी हो, तो भी तुम उसे आग पर डालकर उसे बुझा सकते हो। ठीक इसी तरह थोड़े बहुत मतांतर के बावजूद हमें एक रहना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहना जरूरी है। उनकी इसी सोच का नतीजा था कि बंटवारा बिना किसी पंचायत या झगड़े टंडे के घर के लोगों द्वारा ही आपसी सहमति से कर लिया गया था। गांव बिरादरी में यह आश्चर्य और चर्चा का विषय था। परिवार में विश्वास की ऐसी निरंतरता असाधारण थी। परिवार में छोटे बड़े का लिहाज कायम था। माँ खेत में पानी के लिए सीधे बाबू को नहीं कह सकती थी, वह बहू थी, उसकी अपनी मर्यादाएं थी। अतः उसने यह बात बड़ी ताई जी से कही। दोपहर के भोजन के बाद वह बड़ी ताई जी के पास गई और बोली, अम्मा, प्याज और धनिया में पानी भरना जरूरी है। 2-3 कूला ही तो है, आधे घंटे मुश्किल से लगेंगे। आप बाबूजी से कहिए ना कि आज उसे भरा दे। बड़ी ताई का स्वभाव ताऊ से विपरीत था, लेकिन उनमें ममता की कोई कमी नहीं थी। उन्हें लगता था कि जब बंटवारा हो चुका है तो अब किसी और की कोई भी जिम्मेदारी वो क्यों उठाए। सब अपना कमाए खाएं। उन्हें किसी का एक ढेला भी नहीं चाहिए। कोई उनसे भी किसी चीज की उम्मीद ना रखे। ऐसी सोच का कारण शायद यह भी हो सकता था कि घर में सबसे बड़ी होने के नाते अधिक त्याग भी उन्हीं को करने पड़े हों, लेकिन ताऊ जी के दबाव में वो कुछ कह नहीं पाती थी। फिर घर की बड़ी होने के नाते कोई उनकी कही हुई किसी बात का पलट कर जवाब ही नहीं देता।
इस बात को लेकर उन्हें अपने परिवार पर गर्व भी था, लेकिन अखड़पन उनका स्वभाव था। किसी बात को सहज तरीके से मान लेने में उन्हें तकलीफ होती। माँ की बात सुनकर वो बोली, अरे दुल्हीन, अभी तो अपने ही खेत में पानी नहीं पहुंचा पाए तुम्हारे बाबूजी। तुझे हमेशा बहुत जल्दी रहती है, चिंता मत कर। जब अपने खेत में भरेंगे उसी समय तेरा भी हो जाएगा। 2 कूले के लिए क्यों परेशान हो? बाल्टी बाल्टी भी कोई डालेगा तो 100 बाल्टी से अधिक पानी नहीं लगेगा। 2-4 दिन आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता प्याज को। तुझसे ज्यादा खेती बाड़ी समझती हूँ। कह दूंगी बाबूजी से, जा तू भी आराम कर, मुझे भी आराम करने दे। माँ चुपचाप वहां से लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में लाल डोरे पड़ गए थे। मानो प्याज का रंग उसकी आंखों में उतर आया था। अपने अंदर वह जिस उथल पुथल को लेकर लौटी थी, उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। वह खेत में पानी किसी और की मशीन से भी भरा सकती थी। पैसा लेकर यह काम कोई भी कर देता। रुपए पैसे की तंगी जैसी भी कोई बात नहीं थी। फिर गांव में परिवार की इतनी प्रतिष्ठा तो थी ही कि वह सिर्फ कहती और काम हो जाता। लेकिन किसी दूसरे की मशीन से पानी लेने वाली बात बड़े ताऊ को कितनी बुरी लगती। वो क्या सोचेंगे? माँ दोहरे संकट में थी। एक तरफ वो थोड़े से पानी के लिए प्याज और धनिया सूखते हुए नहीं देख सकती थी, तो दूसरी तरफ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे बड़े ताऊ का दिल आहत हो। एक तरफ सूखता हुआ खेत था, तो दूसरी तरफ नमी खोते रिश्ते। खेत में पानी का यह संकट अब परिवार का पानी उतरने का भी संकट बन गया था। लेकिन अगले दिन माँ को देखकर लगा कि उसने कोई निर्णय ले लिया है। उसके चेहरे की चिंता गायब हो चुकी थी। अब वह विश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसका आत्मविश्वास देख लगता कि कोई चींटी अचानक पहाड़ हो गई। अपने दर्द को माँ जब इस तरह का तेवर देती तो वह कुछ अलग ही नजर आती। माँ के उस रूप को क्या कहूँ। हर समस्या पर माँ का अपना एक पक्ष होता, जहाँ से उसे कोई भी हिला नहीं सकता था। मेरे लिए मेरी माँ का पक्ष सही गलत या सत्य असत्य से बहुत ऊपर था। एक सामान्य और सरल जीवन का महत्व मैंने अपनी माँ से ही सीखा। अनुचित और अन्याय का प्रतिकार, अप्रिय को नकारने की शक्ति के साथ माँ कहने से अधिक करने में विश्वास रखती थी। लेकिन माँ क्या करने वाली है, यह मेरे लिए सबसे बड़े कौतूहल का विषय था। घर में साफ सफाई का काम करने वाली कुसुम शाम को जब अपने घर जाने लगी, तो माँ ने उसे बुलाकर कुछ कहा। कुसुम का चेहरा साफ बता रहा था कि वह भी बहुत कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन माँ से कुछ और पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आधे मन से कोई वादा वह माँ से करने के लिए विवश थी। उसके जाने के बाद मैं अजीब से रोमांच से भरा था। माँ उस दिन कुछ जल्दी ही सारा काम खत्म कर चुकी थी। खाना खाने के बाद मैं माँ के पास लेटा, लेकिन आंखों से नींद गायब थी। मुझे जागता देख माँ बोली भी, क्या हुआ, आज सो क्यों नहीं रहा? मन तो किया कि बोलूं, तुम भी तो जाग रही हो। भोर में कुसुम को क्यों बुलाया? लेकिन माँ से कुछ कहना इतना आसान नहीं था। उसने मुझे हल्की थपकी देते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे कब नींद आ गई पता न चला। अचानक आंख खुली तो देखा हल्का सा उजाला हो चुका था, लेकिन आसमान में लालिमा नहीं फैली थी। इतने में देखा माँ हाथ में बाल्टी लेकर कहीं जा रही है। मैं भी उसके पीछे हो लिया। बाहर अभी सब सो रहे थे। मैं जब माँ के पास पहुंचा तो वह आंखें बड़ी कर बोली, कहाँ? मैं सिर झुकाए खड़ा रहा। फिर कुछ सोचकर वह बोली, अच्छा चल। मेरी खुशी का ठिकाना न था। जाने का सोच मैंने कुएं के पास रखे लोटे को उठा लिया। अब माँ के हाथ में बाल्टी थी और मेरे हाथ में लोटा था, लेकिन हम कहाँ और क्यों जा रहे थे यह मुझे ज्ञात नहीं था। जल्द ही हम पोखरे के पास पहुंच गए, जहाँ कुसुम भी एक बाल्टी लिए हमारा इंतजार कर रही थी। माँ को देखते ही उसने प्रश्न किया, भौजी आखिर करना क्या है, अब तो बताओ। माँ हंसते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, तू मुझे बाल्टी बाल्टी पानी निकाल के दे, मैं पानी खेत में डालती जाऊंगी। 2-3 कूला ही तो है। अम्मा कह रही थी 100 बाल्टी से अधिक न लगेगा। चल शुरू करते हैं। कुसुम को काटो तो खून नहीं। वह लगभग रोते हुए बोली,
क्या हो गया है फौजी तुम्हें? कैसी बाकी बाकी बातें कर रही हो? फिर ये सब करने की आपको जरूरत क्या है? भला बाल्टी बाल्टी कहीं खेत भरा जाता है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, चलिए वापस चलिए। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, चुप कर, नहीं तो जबान खींच लूंगी। तुझे नहीं करना तो भाग यहाँ से, मैं अकेले ही कर लूंगी। चल भाग यहाँ से। माँ ने उसके हाथ से बाल्टी छीन ली और उसे पानी से भरकर खेत की तरफ बढ़ गई। खेत पोखरे से 40-50 कदम ही दूरी पर था। कुसुम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक देखता हूँ कि वह रोते हुए हमारे घर की तरफ लपकी। मेरा मन हुआ कि मैं भी लोटे में पानी भरकर माँ के साथ खेत में पानी डालूं, लेकिन माँ ने मुझे चुपचाप खेत की मेड़ पर बैठने को कहा था। अभी माँ ने 7-8 बाल्टी पानी ही खेत में डाला होगा कि देखता हूँ बड़ी ताई और कुसुम खेत की तरफ तेजी से चली आ रही है। बड़ी ताई घुटने के दर्द की वजह से तेज नहीं चल पाती थी, लेकिन आज उनके कदम रुक ही नहीं रहे थे। उनके एक हाथ में उनकी सोटी थी और दूसरा हाथ कुसुम ने थाम रखा था। दोनों बदहवास सी बढ़ी आ रही थी। माँ ने उन्हें देखकर भी अनदेखा किया और अपने काम में लगी रही। दोनों खेत की मेड़ पर मेरे पास आकर रुके। बड़ी ताई की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे अपने सीने से लगाते हुए वह बोली, अरे करेजा, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों न गई? फिर वह माँ की तरफ दौड़ी। माँ के हाथ से बाल्टी छीन उन्होंने दूर फेंक दिया और एक जोर का चाटा उनके गाल पर दे मारा। फिर सास बहू एक दूसरे से लिपट कर खूब रोई। अपने आप को संभालते हुए ताई माँ का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोली, बिटिया, मुझसे गलती हुई। गलती नहीं, पाप हुआ पाप। लेकिन अब 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। चल यहाँ से। बड़ी ताई माँ का हाथ पकड़े घर की तरफ चल पड़ी। माँ की आंखों में तो आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान और चेहरे पर सुकून। माँ बड़ी ताई के इस अपनत्व भरे व्यवहार से अंदर तक प्रेम से भर चुकी थी। कुसुम ने दोनों बाल्टी उठा ली और एक हाथ से मुझे भी पकड़े रखा। हम घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। उधर आसमान में उषा की लाली फैल चुकी थी, जो अंधेरे की दुनिया को बौना साबित कर रही थी। मानो प्रकृति का मन फैलते उजाले में जीवन के नवोत्सव के लिए तैयार हो रहा था। किसी पुराने दरखत की शाखा से पक्षियों की आती मधुर आवाज सुकून से भरी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।